Class 12th, Political Science, Chapter 4, India's Foreign Policy. Here is the first video of this chapter. Before starting the chapter, we will try to understand the changes made by the CBSE in this chapter. Let's start the topic. Here we will see some changes made by CBSE, or we will discuss the deleted topics or the added topics by the CBSE this year. Earlier the name of the chapter was India's External Relations, कि कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ external relations, which means to say with other nation, कैसे relations को बनाते हैं, कैसे policies frame out करते हैं, उसके बारे में हम लोग चैप्टर में समझते थे. बट फ्रॉम दिस ईयर द CBSE has changed the name of the chapter from the India's external relations to India's foreign policy. Foreign policy or the external policy is more or less is the same thing, that when a nation tries to make good relations or tries to make some policies or tries to set some some provisions to make good relations with the अदर नेशंस, यानी कि दूसरे देशों के साथ आप कैसे अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, आप उसके लिए कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें हम लोग फॉरेन पॉलिसी के अंडर पढ़ते हैं. अगर हम लोग सिलेबस की बात करें बेटा, तो हमें कुछ चेंजेस जो हैं, पहले CBSE ने बेटा ये सारे के सारे चेंजेस ऐड ऑन किए गए थे बाय CBSE, बट अभी कुछ टाइम पीरियड पहले जो डिलीटेड सिलेबस हमारे पास आया था, उस डिलीटेड सिलेबस में ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं. अगर हम सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें तो सिलेबस बिल्कुल भी नहीं कहता कि हम लोग पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में और म्यांमार के बारे में ज़्यादा स्टडी करें एज अ फॉरेन रिलेशन के टर्म्स एंड एम्स के साथ. बट CBSE फोकस करता है कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है. वो कुछ चीज़ें क्या है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारी टर्म्स क्या हैं, हमारे मेजर वैल्यूज़ क्या हैं जिनके बेसिस पर हम लोग फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए कहते हैं. इसके साथ साथ CBSE फोकस करता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर नेशंस के साथ किस तरीके से रिलेशंस बनाए जाने चाहिए, हम उसके बारे में बात करें. जैसे कि वो कहते हैं कि USA के साथ कैसे हमारे रिलेशंस हैं, रशिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं, चाइना के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बात की गई है, बुक में भी बहुत कुछ लिखा गया है, वो सब पढ़ेंगे. इज़राइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और आपको याद होगा तो हम ये सभी टॉपिक्स अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ कर आए हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करना है. एंड क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में हमने पर्टिकुलर नेशन का जो डेवलपमेंट था, पॉलिटिकल, सोशल, हमने उसके बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में हम उस पर्टिकुलर नेशन के डेवलपमेंट को सेंटर में रख के इंडिया ने कैसे उनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश की है, कौन से प्रोग्राम्स को सेटअप किया है, कौन सी पॉलिसीज़ को साइन किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और इसके साथ साथ हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में स्टडी करके. तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आवर चैप्टर इज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. हम लोग चेंजेस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. हम लोग टॉपिक को अगर स्टार्ट करें तो इंडिया हैज़ बॉर्न इन अ वेरी टायरिंग एंड लाइक चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. बेटा जो 1947 का जो टाइम पीरियड है, जो मिड ऑफ द 20th सेंचुरी है, उस टाइम पीरियड पर हम लोग एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिंग सिचुएशन में है, या कि हम लोग कहें कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन हम लोगों को फेस करनी पड़ी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोल्ड वॉर चल रही है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है कुछ साल पहले, और उसका डिस्ट्रक्शन हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है. और या जो कोल्ड वॉर के नाम पर जो आइडियोलॉजिकल डिवीज़न बन गया है पूरे के पूरी दुनिया में, वो भी हम लोगों के फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, हमारे रिलेशंस को बनाने में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेकर आ रहा है.
तो ये सभी चीज़ें कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर लेकर आई, इंडिया को कौन कौन सी चीज़ों को फेस ऑफ करना पड़ा, ये सभी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द environment or the political environment particularly while we were making our external policies or the foreign policies. इसके बाद the world had witnessed a devastating wars, destructive wars were grappling with the issues of the reconstruction. हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. Yet another attempt to establish an international body, एक और हमारा अटेम्प्ट, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो हमारा लीग ऑफ नेशंस के साथ फेल हो गया, उसके बाद हमने एक दोबारा अटेम्प्ट लिया कि हमने यूएनओ बनाने की कोशिश की कि ताकि कहीं ना कहीं नेशंस आपस में मिले, बैठें, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन करें और कहीं ना कहीं पीस के पाथ पर या कोऑपरेशन के पाथ पर हम लोग आगे बढ़ सकें. वॉज अंडर वे, और ये पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है. एंड many new countries were emerging as a result of the collapse of the colonization खत्म हो रहा है, नेशंस एक दूसरे को मतलब इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि भैया अब हम किसी भी तरीके से कॉलोनियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करना चाह रहे हैं. वो सिस्टम भी कोलैप्स हो रहा है. सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब हुआ जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ, उनका इम्पीरियल सिस्टम कोलैप्स हुआ और कई सारे एशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के नेशन इंडिपेंडेंट हुए. And the most new nation were trying to come to the terms with the twin challenges. और जितने भी देश 1940s के बिगनिंग में, या मैं कहूँ 1940s से लेके 1950s तक के टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट हुए या न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन की तरह दुनिया में सामने आए, तो मेजॉरिटी दे वर फेसिंग द ट्विन चैलेंजेस, यानी कि दो वो चैलेंजेस हमेशा फेस कर रहे थे. पहला वेलफेयर का, अपनी पॉपुलेशन का, अपने लोगों के वेलफेयर का, हर तरीके का वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल वेलफेयर, क्योंकि पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो सब जगह थी, ठीक है. दूसरा डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, और हर एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन का ये ड्रीम था कि हम हमारे देश की जनता को, देश की इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन को वो सभी चीज़ें, राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें जो कि एक कॉलोनियल टाइम पीरियड पर लोगों को फेस करने को नहीं मिली या लोगों को प्रैक्टिस करने को नहीं मिली. तो द इंडिपेंडेंट नेशन वांट्स टू गिव दीज काइंड ऑफ टू थिंग्स टू द पॉपुलेशन. एंड ये दोनों ही चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज थी लोगों के लिए, सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए, कि वो इन्हें कैसे प्रोवाइड कराए. फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी reflected all their concerns in the period immediately after the independence. और ये सभी चीज़ें बेटा हम लोगों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी देखा. हम सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, बट ये सब चीज़ें ईजीली नहीं हो पा रही थी. रीजंस अलग अलग हैं, ठीक है. उन सब रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो उस टाइम पीरियड के जो इमीडिएट चेंजेस हैं 1947 के, 48 स्पेसिफिकली 1950s, जब बहुत सारे चेंजेस हमें फेस करने को मिले, तो ये सभी चीज़ें एक के बाद एक हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ऑब्स्टेकल्स भी बन रही हैं, हडल्स की तरह भी काम कर रही हैं, और कुछ चीज़ें प्रमोट कर रही हैं हमें कि हाँ हमें ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए. Apart from these factors, at the global level, India had its own share of concern. अब हमारा खुद का अपना एक शेयर है, हमारी खुद की एक इच्छा है कि भैया हम ये करना चाहते हैं. The British government left behind the legacy. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से विरासत में हमें बहुत चीज़ें मिली. विरासत के अंदर हमें पॉवर्टी मिला, इलिटरेसी मिला, अनएम्प्लॉयमेंट मिला, एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन मिला है पॉलिटिकल, ये सभी चीज़ें हमें लेगेसी के तौर पर मिली हैं. पार्टीशन ने उस पे 4 के चांद लगा दिए कि भैया पार्टीशन का एक प्रेशर, पार्टीशन का एक ब्लड इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें हमें और ज़्यादा लाइक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हमारे साथ रखती है. फिर हमारा एक बहुत ज़्यादा नाइटमेयर जैसा है हम सब लोगों के लिए. एंड द टास्क ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को पार्शली रिमूव करने के हमारे तरीके, एंड वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर द फुलफिलमेंट, यानी कि पॉवर्टी को हटाने के तरीके भी इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को वेट कर रही थी.
This was the overall context in which India started participating in the world affair as an independent nation state. और इन्हीं सब चीज़ों के लिए इंडिया ने अलग अलग इश्यूज़ में दुनिया भर के देशों के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे थे उनसे किस किस तरीके से वो हेल्प ले सकते हैं, कैसे वो हमारा काम करवा सकते हैं, सभी चीज़ों के अंदर हमने इनिशिएटिव्स लेने, इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद आज़ाद हुए हैं, इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस विद एन एम टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी. ने हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेटा क्या था उस टाइम पीरियड पर कि हम लोगों ने सोवरेनिटी 100-150 साल बाद की लड़ाई के बाद मिली है, यानी कि हमें हमारे पास खुद का डिसीजन मेकिंग पावर एक लंबे अरसे के बाद हमें खुद मिला है. तो हम लोग ये उस चीज़ की वैल्यू जानते हैं, उस चीज़ की कीमत जानते हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जानते हैं. तो हमने ये चीज़ प्रायरली डिसाइड करके रखा कि जब भी कभी हम लोग आज़ाद होंगे, हमारे लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारी सोवरेनिटी और किसी दूसरे देश की सोवरेनिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, और हमने किसी भी नेशन से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को लेने की बात नहीं की. ऑल ऑफ द अदर नेशंस टू अचीव द सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ द पीस. और इसके साथ साथ मतलब हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई. पहला हमारे लिए हमारी और दूसरे नेशन की सोवरेनिटी, दूसरा पीस, जो कि हमारे फॉरेन रिलेशंस के मेन एम है जिसको हम लोग रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं. द दिस एम फाइंड्स एन इको, यानी कि एक आवाज़ गूंजती है कहने का मतलब, या फिर कहूँ कि डीपीएसपी के हर एक पार्ट में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. डीपीएसपी बेटा क्या है, हम लोग इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में बात करते हुए आए हैं. 11th क्लास में हमने इसमें बहुत डिटेल में बात की. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 अगर मैं कहूँ तो वो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस देता है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं इंडिया के विद इन, यानी कि डोमेस्टिक रिलेशंस बनाने के लिए अमंग द स्टेट्स, और या मैं कहूँ दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं. किसमें? आर्टिकल 51 में या डीपीएसपी के अंडर. वो प्रीवियस क्लास में आप सब लोग पढ़ कर आए हैं, थोड़ा बहुत आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद है बेटा जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि इंडिया के विद इन द नेशन जो प्रॉब्लम्स थी और बिटवीन द नेशंस जो प्रॉब्लम है दूसरे देशों के साथ, इन सभी सिचुएशंस ने इंडिया को एक गाइड किया, एक बिहेवियर तैयार किया. Like the individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of the nation. यानी कि इंडिया के विद इन जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया के पड़ोसी देशों में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके थ्रू जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इन दोनों ही चीज़ों ने इंडिया को उसके फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए या उसके फॉरेन रिलेशंस की टर्म्स एंड कंडीशंस या प्रिंसिपल्स या एम्स तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की. इसके बाद है बेटा द डेवलपिंग कंट्रीज lack the required resources of effectively advocate their concern in the international system. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लैक ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्स, यानी कि उनके पास वो तरीके कम हैं या वो तरीके नहीं हैं जिसकी हेल्प से वो अपना एक इम्पॉर्टेंट या एक इफेक्टिव एडवोकेटिंग रोल प्ले कर सके इन द इंटरनेशनल सिस्टम. सो दे परस्यू मोर मोडेस्ट गोल्स देन दी एडवांस स्टेट्स, क्योंकि उनको ना बहुत संभल के चलना है, क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि एक डेवलप्ड नेशन को चैलेंज कर सके. तो वो सब चीज़ें उनको बहुत सोच समझ कर प्लान करनी है. इसके बाद दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट. उन्होंने पीस की तरफ, यानी कि डेवलपिंग नेशंस ने, स्पेसिफिकली डेवलपिंग नेशंस एशियन अफ्रीकन नेशंस हैं, तो स्पेसिफिकली डेवलपिंग नेशंस ने ज़्यादा फोकस किया पीस की तरफ, ज़्यादा फोकस किया डेवलपमेंट की तरफ, ज़्यादा फोकस किया अपने खुद के नेबरहुड नेशंस की तरफ कि भैया ज़्यादा दूर के देशों से रिलेशंस बनाने से अच्छा है कि पहले पड़ोसियों से थोड़ी सी सलाह मशवरा कर लिया जाए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए जाएँ. एंड
Moreover, their economic and security depends on more powerful states occasionally influence their foreign policy. और पड़ोसी देशों के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके साथ जो इंसिडेंट्स हमारे बन रहे हैं, उनके थ्रू भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई. In the period immediately after the Second World War, many developing nations choose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid or the credit. अब हमारे नेशन जो हैं बेटा, उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे किस तरीके से बन रहे हैं कि भैया कोई देश हमारी मदद कर देगा तो ऑब्वियसली हम उसको फेवर करने वाली पॉलिसीज़ बनाएंगे, या कोई देश हमें फेवर करने के लिए प्रॉमिस करेगा तो हम कहीं ना कहीं उसको फेवर करते हुए कुछ हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे. तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाने या बनने के समय भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया. दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड इनटू द टू कैंप्स. अब जो देश जिसको जितना फ़ायदा देगा वो ऑब्वियसली उसके फेवर में पॉलिसीज़ बनाएगा. अगर पाकिस्तान को 1947 के बाद ब्रिटेन से, यूएसए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, तो ऑब्वियसली उसने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से डेवलप की कि वो यूएसए को फेवर करने वाली हो, और उसने कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट दिया नाटो का मेंबर बन के. अगर किसी नेशन फ़ायदा नहीं लेना चाह रहा इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद भी, तो ऑब्वियसली वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ वैसी नहीं बनाएगा. हम लोग जब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एशियन अफ्रीकन नेशंस, तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपकी कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है. और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर हमारी जो पूरी दुनिया है या जो वर्ल्ड है वो दो कैंप्स में, दो ग्रुप्स में, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है. जहाँ पर एक जो ब्लॉक है वो आपका यूएसए की तरफ से लेड किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है. दूसरा जो ब्लॉक है आपका सोवियत यूनियन है जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. ये सभी चीज़ें हम लोग हमारी प्रीवियस बुक के अंदर पढ़ कर आए हैं. और अगर हम लोग आगे इसको ध्यान से देखें तो यू हैव रेड अबाउट द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द नॉन अलाइड मूवमेंट. ये हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है, क्लास में भी हमने कई बार इसके बारे में बात की है. तो नॉन अलाइड मूवमेंट बेसिकली क्या है? एक ऐसा मूवमेंट जो कि अलाइंसेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देने से न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है. ये है आपका नॉन अलाइड मूवमेंट. क्या है? जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, पर्टिकुलरली एशियन अफ्रीकन नेशंस को अपनी इंडिपेंडेंस को सरेंडर करके, यूएस और यूएसएसआर को सरेंडर करके, उनके थ्रू इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए मना करता है. और ये कहता है कि हम लोग जितने भी अलाइंसेज है, चाहे नेटो है, सीएटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है, जितने भी मिलिट्रिकल अलाइंसेज हैं, हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे. हम उनके साथ आइसोलेशनिज्म जैसी पॉलिसीज़ को फेवर नहीं करेंगे. न्यूट्रलिटी हम लोग कोशिश बनाने की कोशिश करेंगे. हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग किसी भी तरीके से कोल्ड वॉर के अंदर अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना दें, या हम लोग कोई भी ऐसी पॉलिसी को ध्यान में ना रखें जिससे हम लोगों को ये मान लिया जाए कि हम लोग यूएसए को फेवर कर रहे हैं, यूएसएसआर को फेवर कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना है. एंड एज यू नो and read there that the end of the cold war changed the context of the international relations entirely. और जैसे ही हम लोग कोल्ड वॉर की बायपोलैरिटी से निकलकर यूनिपोलैरिटी की तरफ बढ़े हैं, तो नेशंस का काम करने का तरीका, नेशंस की आइडियोलॉजी, नेशंस का पर्सपेक्टिव, ये सभी चीज़ें बदल गई. और इसने इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से बदल दिया. तो व्हाट वर द चेंजेस वी हैव ऑलरेडी रेड, and how those changes occurred we have already read in the previous book. तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, the कोल्ड वॉर वॉज जस्ट बिगिन. जब हम लोग आज़ाद हो रहे हैं 1947 में, और 1945 के लगभग एंड तक आते आते सेकेंड सितंबर को आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ. तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग
सितंबर 2 1945 के बाद आपकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है, और इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। ये एक एरा है या एक सिचुएशन है या एक आइडियोलॉजिकल वॉर था जो कि धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, ठीक है। और हमारी आज़ादी और कोल्ड वॉर की बिगनिंग, ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। एंड द वर्ल्ड वॉज गेटिंग डिवाइडेड इंटू टू कैंप्स, दो कैंप्स बन गए, दो ब्लॉक्स बन गए, आपका यूएसए और यूएसएसआर तैयार हो गया, दो ऐसे मिलिट्रिकल ग्रुप्स तैयार हो गए जहां पर पूरी की पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड होने को तैयार है। आफ्टर दिस, डिड इंडिया बिलोंग्स टू एनी ऑफ दीज टू कैंप्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स of the 50s and the 60s? No, India was not the member of any of the two camps. Second question was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding the international conflicts? पार्शली यस और पार्शली नो। क्योंकि बेटा देखो, अगर सवाल ये कह रहा है कि क्या इंडिया ने जो हमारी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया, जो नाम की पॉलिसी को अपनाया, तो क्या वो कुछ हद तक सक्सेसफुल था, या हम लोगों को वो पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? तो आपका व्यू क्या है? कहने को अगर हम कहें, इफ़ आई से येस इट वाज गुड टू लाइक टू मेंटेन डिस्टेंस विद द कैंप्स, तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि हमने अपने खुद के तरीकों से, खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए, हमने अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को चूज़ कर लिया, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखा और डेवलपमेंट के लिए खुद का पाथ तैयार किया। अगर हम लोग यूएसए या यूएसएसआर में से किसी एक नेशन का हिस्सा होते या कोल्ड वॉर जिस सिचुएशन को पार्टिसिपेट करते, मान लेते हैं कि हम लोग यूएसएसआर जैसे होते या उनका हिस्सा होते, तो शायद उनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जिन लोगों को फेस करनी पड़ी, यूएसएसआर जैसे देश या रशिया जैसे देश को 10 साल लग गए अपने आप को ओवरकम करने के लिए। कई नेशंस आज भी उस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। Credit goes to shock therapy or the other policies like imposed by the USA under the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF। तो ये सब चीज़ें शायद हो सकता था हमें भी फेस करनी पड़ती, और अगर हम लोग यूएसए के साथ हो तो शायद हमारी सिचुएशंस अलग होती। तो इट वाज गुड टू हैव अ न्यूट्रल काइंड ऑफ बिहेवियर विद या ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर फॉर मेकिंग our own terms and conditions for the sake of development। तो इट वॉज पार्शली येस एंड पार्शली नो, जिसको हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहिए था हमें। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे।